तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 4 है और इस क्लास में हम लोग केंद्र राज्य संबंध वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो है वो पढ़ना स्टार्ट किए थे। इससे पहले 2 क्लास में हम लोग संघवाद यानी फेडरलिज्म के बारे में पढ़े थे। केंद्र राज्य संबंध क्या जो है संबंध हम लोग 3 तरह से बांट के पढ़ते हैं। एक है आपका विधायी संबंध और एक है आपका प्रशासनिक संबंध। इन दोनों संबंधों के बारे में हम लोग थोड़ा पिछले क्लास में देख चुके हैं। विधायी संबंध जो है वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा अगर हम लोग प्रशासनिक संबंध की बात करें तो प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत हम लोग जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 256, 257, 358, आर्टिकल 347, 339, 244, उसके बाद 352 और 56, इसके साथ 311, फिर 275 जो है वो इन सभी आर्टिकल्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसी में एक आपका आर्टिकल्स जो है वो बच रहा था, 275 तक हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग 263 जो आर्टिकल नंबर है 263 इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। और 263 में जो है वो आपका अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल इसकी व्याख्या की गई है। तो अंतर्राज्यीय परिषद इसकी जो व्याख्या है इंटर स्टेट काउंसिल की व्याख्या जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 263 में किया गया है। और जो भी अंतर्राज्यीय परिषद होगा जो प्रधानमंत्री है इसके पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे। तो इंटर स्टेट काउंसिल ये आपका 1990 में बना था और इसका जो उल्लेख है आपका संविधान का आर्टिकल नंबर 263 में किया गया है। और इसके जो अध्यक्ष है वो आपके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। बताया गया है कि आर्टिकल 263 में बताया गया था कि इसके तहत अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है, गठन करने का प्रावधान है यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का। अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्य है। तो अगर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा रहा है तो इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस एक ही है कि केंद्र और राज्यों के मध्य में जो सहयोग है वो उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के मध्य में जो भी विवाद है विवादों का निपटारा किया जा सके। तो आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान किया गया, गठन का प्रावधान, और इसके माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग को बढ़ाना है और दोनों के बीच में जो विवाद है विवादों को सॉल्व करना है या फिर उनका निपटारा करना है। ये आपका आर्टिकल नंबर 263 था जो कि हम लोग का कल की क्लास में रह गया था थोड़ा सा पार्ट। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और पार्ट बच रहा है। तो बोला जा रहा है कि संघ एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है, किंतु व्यापक जो है वो राष्ट्रीय हितों को ही देखते हुए संघ सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। तो बोला गया कि संघ और राज्यों के बीच में प्रशासनिक शक्तियों का भी बंटवारा जो है वो आपका किया गया है। लेकिन प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा तो किया गया है लेकिन राष्ट्रीय हित को जो है वो देखते हुए जो है संघ सरकार को अधिक जो है वो आपका शक्तिशाली बनाया गया है। तो संघ सरकार को ही अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, उसको अधिक शक्ति दिया गया है। क्यों? तो ये आपका राष्ट्रीय हित को देखते हुए दिया गया है। और बोला गया है कि राज्य सरकारों के प्रशासन पर संघ का नियंत्रण स्थापित किया गया है। तो राज्य के ऊपर भी प्रशासन कैसे होगा ये संघ डिसाइड करेगा, ठीक है। और बोला गया है कि तथा प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करने की अपेक्षा की गई है जिससे उस राज्य में संसदीय विधि लागू हो सके तथा केंद्रीय निर्देशों का पालन किया जा सके। तो सिंपल सी बात है, केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और प्रशासनिक शक्ति का कहने का अर्थ है, सिंपल सी बात याद रख लीजिएगा कि प्रशासनिक संबंध जिसका अर्थ होता है केंद्र और राज्यों के बीच में कार्यपालिका संबंधी तालमेल बिठाना। तो कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव की बात की जा रही है, एग्जीक्यूटिव है ना। तो जो आपका ये जो है कार्यपालिका जो है जो कानून बना है उसको इम्प्लीमेंट करता है ना, कार्यपालिका का काम यही है। तो सिंपल सी बात है, कार्यपालिका का काम है जो भी कानून बनाया गया है संसद के द्वारा उसको वो इम्प्लीमेंट करे। तो इसके लिए जो है वो कार्यपालिका देखने को मिलती है। तो कार्यपालिका का काम क्या है कि वो कानून को इम्प्लीमेंट करेगा, लागू करेगा। तो जो भी प्रशासनिक शक्तियाँ दी गई है केंद्र और राज्यों में जो भी बंटवारा किया गया है इसमें राष्ट्रीय हित को देखते हुए ज़्यादा पावरफुल सेंटर को बनाया गया है और स्टेट को थोड़ा सा कम इसमें शक्ति दी गई है। और साथ ही साथ केंद्र जो है वो शक्ति से मतलब ये राज्यों से अपेक्षा रखता है कि राज्य जो भी कानून बनाए वो संसदीय विधि उसमें लागू हो, मतलब कि संसदीय विधि के तहत वो कानून बनाए। और साथ ही साथ उसमें जो है वो आपका केंद्र का जो भी दिशा निर्देश जो भी गाइडलाइन जारी किया गया है उसका वो पालन करे राज्य सरकार, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आपका प्रशासनिक संबंध वाला जो टॉपिक है ये टॉपिक भी हम लोग कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब जो है प्रशासनिक संबंध इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग कौन कौन सा आर्टिकल की बात किए तो आपका आर्टिकल नंबर 252, ठीक है, आर्टिकल नंबर 256 इसकी बात किए हैं। फिर अगर हम लोग देखें
तो 252, 256, इसके अलावा जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 257 के बीच में जिक्र किए हैं। उसके बाद जो है वो हम लोग आर्टिकल नंबर 311, फिर आपका 347, फिर आपका 339 ये भी देखे हैं। ठीक है, इसी में जो है वो हम लोग आर्टिकल नंबर 358 भी देख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आर्टिकल नंबर अगर हम लोग बात करें तो 244 भी हम लोग देखे हैं इसी में। उसके बाद 275 भी हम लोग देखे हैं और आपका 263 भी हम लोग इसमें देखे हैं। तो प्रशासनिक संबंध में इतना सारा आर्टिकल हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल गया है। तो इस तरह से जो है आपका प्रशासनिक संबंध वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध को पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है क्या नहीं है सो। तो ये सब तो हम लोग विधायी संबंध पढ़े ही थे। अब जो है विधायी संबंध के अलावा जो है वो हम लोगों को केंद्र और राज्यों के मध्य में प्रशासनिक संबंध पढ़ेंगे, एंड यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और जो आपका प्रशासनिक संबंध है ये आपका आर्टिकल 256 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल नंबर 263 तक ये जाता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 200 आपका 45 से 255 तक विधायी संबंध है, 256 से 263 तक आपका प्रशासनिक यानी कि कार्यपालिका संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल नंबर 256 देखें, जिसमें क्या है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग राज्य में होगा, तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग है वो राज्य में होगा और राज्य उसके खिलाफ कोई भी अवरोध पैदा नहीं करेगा। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 256 और ये आर्टिकल नंबर 257 दोनों बोलता है यही बात। क्या क्या बात बोला है? 256 हम लोग हमेशा बोलते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को निर्देश देगा कि वह संसद के द्वारा बनाए गए कानून को अपने राज्यों में लागू करे, और इसमें राज्य जो है वो किसी भी तरह का कोई भी अवरोध या जो है किसी भी तरह का कोई भी रुकावट नहीं डालेगा, ये 256 कहता है। इसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों को ये भी निर्देश देता है कि वो राज्य जो है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग इस तरह से करे कि वो संघ और कार्यपालिका शक्तियों के बीच में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति है इसके साथ किसी भी तरह का कोई भी टकराव नहीं हो। तो 256 और 257 दोनों एक ही जैसा बात करता है। आगे देखिए कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए वो निर्देशों का पालन करे। सिंपल सी बात है। आगे देखिए, राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि संसद के द्वारा बनाए गए विधि और कानूनों का वो अनुपालन करे और उसमें वो किसी भी तरह का बाधा या फिर बाधा उत्पन्न ना करे। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए तो कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन राज्य सरकार ने किया था। सिंपल सी बात है। तो आर्टिकल 256 और आर्टिकल 257 दोनों एक ही जैसा बात करता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। नोट में क्या है कि मना करने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर कोई राज्य जो है वो केंद्र के द्वारा बनाए गए विधि को लागू नहीं करता है तो ऐसे में उस राज्य में क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक आधार ये है। इसके अलावा 257 क्या है, तो हम लोग 256 और 257 एक ही जैसा है, दोनों को पढ़े हैं। 257 क्या बोलता है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के विरुद्ध वो बाधा नहीं डालेगा और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के साथ उसका किसी भी तरह का टकराव नहीं होगा, और केंद्र जो है वो राज्य को हमेशा निर्देश देता है और उसी गाइडलाइन के तहत ये काम करना होता है। एग्जाम्पल देखिए तो अंतर्राज्यीय रेलवे, सेना, संचार, अनुसूचित जाति का कल्याण के लिए जो भी योजना है या फिर इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय को मातृभाषा में शिक्षा, ये सभी जो है वो इसमें शामिल है। ठीक है, तो हमेशा बोलेंगे केंद्र सरकार राज्यों में रेल मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्रीय परियोजनाओं के रखरखाव से संबंधित निर्णय भी दे सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें आर्टिकल 358 में बात बोला गया है कि केंद्र जो है वो राज्यों को निर्देश दे सकता है कि राज्य में रहने वाले जो भी भाषाई अल्पसंख्यक है उनके लिए वो आरंभिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में उपलब्ध कराए। ये बात है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको देखे हैं। इसके अलावा हम लोग देखें तो आपका आर्टिकल 258 की भी बात करते हैं, और आर्टिकल जो है वो 258 क्या कहता है वो देख लीजिए। आर्टिकल जो है 258 को 2 क्लॉजेस में बांटा गया है, एक है क्लॉज 1 और एक है आपका क्लॉज 2। तो आर्टिकल 258 में बोला गया है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से राज्य को अधिक कार्यपालिका संबंधी कार्य सौंप सकता है। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो राज्य सरकार की अगर सहमति होगा तो राज्य और कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्य को और अधिक। तो सिंपल देखिए, अगर राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगे कि उस राज्य को कार्यपालिका शक्ति थोड़ा सा और बढ़ाना है, उस राज्य को तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति और भी उसमें देना है, उसको थोड़ा सा वृद्धि करना है, तो वो बढ़ा सकता है। ये आपका आर्टिकल 258 क्लॉज 1 कहता है। वहीं आर्टिकल 258 क्लॉज 2 बोलता है कि संसद राज्य विधानमंडल की शक्ति से परे विषयों पर कानून का निर्माण करके राज्य सरकार के अधिकारियों और सरकार को अतिरिक्त कार्य सौंप सकती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर संसद कभी चाहे तो विधानमंडल की शक्ति जो है, तो विधानमंडल की शक्ति जितना है, जो भी शक्ति है, जिस विषयों पर वो कानून बना सके वहाँ पे भी वो कानून बना सकती है। नहीं समझा?
समझिए, आर्टिकल 258 क्लॉज 2 बोलता है कि संसद जो है वो राज्य विधानमंडल की शक्ति से प्रे विषयों पर कानून का निर्माण कर सकता है। तो संसद जो है वो राज्य विधानमंडल का जो शक्ति है इसके ऊपर भी वो कानून बना सकता है और राज्य सरकार के अधिकारियों और सरकार को अतिरिक्त कार्य वो सौंप सकता है। सिंपल सी बात है कि राज्य विधानमंडल का काम भी कर सकता है संसद, और जो आपका राज्य सरकार का जो अधिकारी है और जो सरकार है इसको और भी अतिरिक्त काम वो सौंप सकता है संसद, बोले कि तुम ये भी काम करो ये भी काम करो, ऐसा। इसके अलावा आर्टिकल 258 क्लॉज 3 देख लीजिए। आर्टिकल 258 क्लॉज 3 बोला जा रहा है कि इन सब को लागू करने के लिए केंद्र अतिरिक्त धन का व्यय करता है। तो केंद्र जो है वो अतिरिक्त धन का व्यय करेगा, यानी कि अगर अतिरिक्त काम करने के लिए तो अतिरिक्त धन देना पड़ेगा आपको ना। तो यही चीज़ है कि अगर आप किसी के ऊपर कार्यभार को बढ़ा रहे तो उसके आप जो है उसको मतलब कि उसका खर्च भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपको वहाँ पे धन का व्यय करना पड़ेगा। तो ये आपका आर्टिकल 258 क्लॉज 3 में ये बात कहा गया है। वहीं देखिए नोट में बात बताया गया है कि संसद नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है, सिंपल सी बात है। और राज्यसभा 2/3 के उपस्थित मतदान के बहुमत के जो है वो प्रस्ताव पारित करके अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। अभी भारत में 3 अखिल भारतीय सेवा है, IAS है, IPS है और आपका IFS है। वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। ऐसे में अगर कभी चाहा तो संसद वो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। तो मतलब कार्यभार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, केंद्र में भी इसी तरह से। और ये कैसे होता है, तो अखिल भारतीय सेवा का गठन करने के लिए हमेशा राज्यसभा जो है वो 2/3 के उपस्थित मतदान से बहुमत पारित करके वो आपका आर्टिकल 312 के तहत ये कर सकता है। आर्टिकल 311 में भी है कि अखिल भारतीय सेवा में जो नियुक्त अधिकारी है इसको विशेष संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 311 में। और आर्टिकल 312 में बोलता है कि जो है संसद वो राज्यसभा के द्वारा जो है वो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। IFS 1966 में गठित की गई थी और ये आपका अखिल भारतीय सेवा के रूप में है। पहले देखिए, पहले IAS था और पहले आपका IPS था। IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और IPS मतलब इंडियन पुलिस सर्विस। लेकिन जो आपका IFOS था यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है या फिर फॉरेन सर्विसेज है, ये आपका 1966 में गठन किया गया था नई अखिल भारतीय सेवा के रूप में। इसके बाद देख लीजिए आर्टिकल नंबर आता है आपका 261। ये क्या कहता है कि पूर्ण विश्वास और मान्यता का उपबंध, यानी कि जो है वो आपका प्रोविजन ऑफ फुल फेथ एंड क्रेडिट। तो पूर्ण विश्वास और मान्यता का जो उपबंध यहाँ पे चर्चा किया गया है। अब बोला जाता है कि न्यायालय और संघ सरकार के निर्देशों का पालन पूरे देश में पूर्ण विश्वास के साथ किया जाएगा। तो न्यायालय जो भी है उस न्यायालय का और जो संघ सरकार का जो निर्देश है उसको पूरे देश में पूरे विश्वास के साथ पूर्ण विश्वास के साथ उसको जो है वो पूरे देश में इसका पालन किया जाएगा। ये है आर्टिकल 261। वहीं आर्टिकल 262 की बात करें तो ये है आपका अंतर्राज्यीय नदी विवाद, यानी कि इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट। तो दो राज्यों के बीच में यानी कि अंतर्राज्यीय जो नदी विवाद है ये आपका आर्टिकल 262 में आता है। और बताया जा रहा है कि दो राज्यों के मध्य नदी या फिर जो जल विवाद होने पर संसद के द्वारा इसका निपटारा किया जाता है और संसद जो है वो अधिग्रहण यानी कि ट्रिब्यूनल का गठन करेगा। ठीक है ना। तो देख लीजिए अंतर्राज्यीय जो नदी विवाद है ये आपका आर्टिकल नंबर 262 के अंतर्गत आता है। और इसमें बताया जा रहा है कि दो राज्यों के मध्य में अगर कभी नदी का विवाद या फिर जल का विवाद होगा तो ऐसे में जो संसद है इसके द्वारा इसका निपटारा किया जाएगा और संसद जो है वो अधिग्रहण यानी कि ट्रिब्यूनल्स का गठन करेगा। और इसी में हम लोग देखते हैं कि नोट कि यह सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। जो आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका अधिग्रहण का गठन करता है यानी ट्रिब्यूनल का जो गठन करता है वो प्रारंभिक अधिकारिता में नहीं आएगा। वहीं अगर हम लोग अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें जो कि आपका आर्टिकल नंबर 263 की बात की गई है जिसमें आपका इंटर स्टेट काउंसिल की बात की जाती है। और हम लोग इसमें पढ़े भी थे कि आपका 1990 में बना था। और इसमें यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति राज्यों के मध्य आपसी संबंधों को बनाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है जिसके पदेन अध्यक्ष जो है वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। तो इंटर स्टेट काउंसिल में अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री और इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। तो इसके टोटल 6 गो इसके मंत्री सदस्य होते हैं। तो देखिए अंतर्राज्यीय यानी कि इंटर स्टेट जो परिषद है काउंसिल है
इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री और इसमें 6 गो मंत्री भी शामिल होंगे और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री है ये भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और जो है वो इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जो है वो इसके सदस्य होते हैं। तो सिंपल सी बात है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और जो प्रशासक हैं वो भी यहाँ पे सदस्य होते हैं इसके। इसके अलावा देख लीजिए, भारत में 18 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, ठीक है ना। और ये विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 18 मई 1990 को किया गया था विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा, और 10 अक्टूबर 1990 को इसकी पहली बैठक हुई थी। तो 263 के अंतर्गत जो आपका अंतर्राज्यीय परिषद है ये भी आपको समझ में आ गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद क्या कहता है सो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्षेत्रीय परिषद के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि रीजनल काउंसिल के बारे में। और हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो आपका संवैधानिक संस्था नहीं है। अब हमेशा ये सवाल उठता है कि कौन संवैधानिक संस्था है कौन नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक पॉइंट को समझते हैं, वो क्या है वो देख लीजिए। आपका संवैधानिक संस्था किसको कहते हैं वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो संस्थाएं हैं वो आपका 3 तरह का होता है। कौन कौन संस्था होता है वो देखिए। एक है आपका सांविधिक संस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन या फिर बॉडीज। एक है संवैधानिक और एक है आपका गैर संवैधानिक। सांविधिक को ही संवैधानिक कहा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए 3 तरह का संस्था होती है, इसको आप समझ लीजिए। एक है आपका संवैधानिक संस्था जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहा जा रहा है, और दूसरा है गैर संवैधानिक संस्था जिसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहा जा रहा है, और तीसरा है आपका सांविधिक संस्था जिसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जा रहा है। संवैधानिक संस्था जिसका जो जिक्र है वो आपका संविधान में किया गया हो। गैर संवैधानिक संस्था ऐसी संस्था जो ना लिखा हो ना ही विधि बना हो, मतलब कि जो संविधान में लिखा भी नहीं गया है और ना ही कोई इसके लिए विधि बनाया गया है, उसको बोलते हैं गैर संवैधानिक संस्था। और सांविधिक संस्था जिस संस्था को विधि बनाकर लागू किया गया हो पूरे देश में। तो जिस संस्था को विधि बनाकर लागू किया गया हो उसको बोलते हैं सांविधिक संस्था, और जिस संस्था का जिक्र संविधान में हो उसको संवैधानिक संस्था कहते हैं। और जिस संस्था का जिक्र संविधान में नहीं हो और उसको विधि बना के लागू नहीं किया गया हो उसको बोलते हैं गैर संवैधानिक संस्था। अब इसको एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कैग आर्टिकल 148, जैसे इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 314, जैसे यूपीएससी आर्टिकल 315, जैसे फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग 280, जैसे आपका शेड्यूल कास्ट 338, आपका है आपका एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग। तो आपका अनुसूचित जाति आयोग 338, अनुसूचित जनजाति आयोग 338 क्लॉज ए, और ओबीसी आयोग 338 क्लॉज बी। ये सभी जो है वो आपका संवैधानिक संस्था है, यानी कि इसका जिक्र संविधान में किया गया है। वहीं ऐसी संस्था जो संविधान में कहीं भी लिखा भी नहीं गया है और जिसको विधि बना के लागू भी नहीं किया गया है उसको बोलेंगे हम लोग गैर संवैधानिक संस्था। जैसे कि आपका नीति आयोग, जैसे कि आपका एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, ये हो जाएगा आपका गैर संवैधानिक संस्था। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसी भी संस्थाएं होती है जिसको संसद के द्वारा विधि बना के लागू किया जाता है समस्त देश में। इसको बोलते हैं सांविधिक संस्था यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे कि मानव अधिकार या मानवाधिकार, जैसे कि महिला आयोग, जैसे कि लोकपाल, जैसे कि सीबीसी, जैसे कि सीआईसी, जो हम लोग बात करते हैं ना केंद्रीय सतर्कता आयोग, इन सभी की बात करते हैं सीबीसी, सीआईसी। तो ये सभी जो है वो आपका सांविधिक संस्था हो जाएंगे। तो आप समझ में आ गया है क्या नहीं है सो, ठीक है। तो अब आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है सो। तो जो आपका क्षेत्रीय परिषद है वो आपका संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी कि ये आपका क्या है, गैर संवैधानिक है। संवैधानिक जिसका जिक्र संविधान में किया गया हो, और गैर संवैधानिक जिसका जिक्र संविधान में नहीं किया है और संसद इसके लिए कोई विधि बनाकर इसको लागू भी नहीं किया है, ठीक है। और जिसका जिक्र संविधान में नहीं है लेकिन संसद उसको विधि बना के लागू कर दिया है उसको सांविधिक संस्था यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है।
अब देखते हैं हम लोग क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं, तो बताया जाता है कि क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है वो आपका वर्ष 1956 ईस्वी में किया गया था। तो क्षेत्रीय परिषद का गठन वर्ष 1956 ईस्वी में किया गया था और राज्यों के मध्य आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है वो आपका सहकारी संघवाद का भी यहाँ पे गठन किया गया था। तो राज्यों के बीच में आपसी जो सहयोग है इसको बढ़ावा ये देती है जो है क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका जो है गठन आपका वर्ष 1956 में किया गया था क्षेत्रीय परिषद का। और जो है क्षेत्रीय परिषद ये राज्यों के मध्य में आपसी सहयोग को बढ़ावा देती है, एक तरह से ये सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये बढ़ावा देती है। इसके बाद देखिए तो हम लोग भारत में क्षेत्रीय परिषद कितनी है, तो वो देख लीजिए। एक है आपका उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, एक है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, एक है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, एक है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, एक है मध्य क्षेत्रीय परिषद और एक है आपका उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि पूरे भारत में अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रीय परिषद कितने हैं, तो ये आपके 3-3-6 गो क्षेत्रीय परिषद देखने को मिलते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। तो ये हो गया आपका कहानी क्षेत्रीय परिषद के बारे में। ठीक है, अब इसके आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो जो आपका उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। फिर जो आपका पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय मुंबई है। फिर आपका जो है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद इसका जो मुख्यालय है, यानी देखिए सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। फिर आपका दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है। फिर आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है। फिर आपका पश्चिमी जो क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय आपका जो है वो मुंबई है पश्चिमी का। मिडिल यानी कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोई नहीं बताया गया, यहाँ जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है ना। और जो आपका नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व जो क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय आपका उत्तर पूर्व रखा गया है। मतलब ये इसका जो मुख्यालय है इसका भी मुख्यालय नहीं बताया गया है ना, तो मध्य का भी नहीं बताया गया है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा आप। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई, दक्षिणी का है चेन्नई, मध्यवर्ती हाँ अच्छा ठीक है, मध्यवर्ती जो क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय इलाहाबाद को रखा गया है, या जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली आते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। वहीं अगर हम लोग पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करें जो कि हम लोग भी इसी में आते हैं, झारखंड, इसमें आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर आपका है असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम है। यानी कि जो आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसमें टोटल 13 गो राज्य आते हैं। ठीक है ना। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में 8 गो राज्य, मध्य क्षेत्रीय परिषद में 4 गो, कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आपका 13 गो। और वहीं अगर हम लोग पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो 5 गो आते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है और आपका दमन और दादर नगर हवेली भी है, इसमें दमन दीव और दादर नगर हवेली भी है। वहीं अगर हम दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसमें आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लीजिए, इसके आगे ही कहानी है। अगर हम लोग इसकी अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता जो है वो आपका गृह मंत्री के द्वारा होता है अध्यक्षता। इसको एक बार हम पढ़ देते हैं, जिससे बताया जा रहा है कि अगर हम लोग पूर्वोत्तर परिषद की बात करें तो बोला जाता है कि इसका जो गठन है वो आपका संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया था। और ये आपका 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया था। और इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित है। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना था और इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषद के हैं। तो वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में संगठक राज्य का राज्यपाल, संगठक राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट 3 व्यक्ति और भारत के गृह मंत्री इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। फिर बताया जा रहा है कि आपका 2018 के पुनर्गठन के बाद गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। तो बताया जा रहा है कि इसकी अध्यक्षता जो है वो आपका गृह मंत्री के द्वारा किया जाएगा और इसका जो उपाध्यक्ष है वो आपका राज्य मंत्री होता है। तो इसका उपाध्यक्ष जो है वो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री होता है। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। तो पूरे भारत में कितने 5 गो क्षेत्रीय परिषद है।
जिसका गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और केंद्रीय जो गृह मंत्री है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है केंद्रीय व्यक्ति इसके अध्यक्ष होते हैं, और संबंधित जो भी राज्य है उसके राज्य इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो कि प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। और ये केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए लाया गया है क्षेत्रीय परिषद को। और ये बताया जाता है कि जो क्षेत्रीय परिषद है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा बना था, और ये एक आपका सांविधिक निकाय है। यानी कि ये आपका ना संवैधानिक निकाय नहीं है, ये आपका सांविधिक निकाय है, गैर संवैधानिक भी नहीं है। ऊपर हम गलत बता दिए थे, ये आपका गैर संवैधानिक भी नहीं है, ये आपका सांविधिक निकाय है, ठीक है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। तो संवैधानिक नहीं है मतलब कि इसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है, ये आपका सांविधिक निकाय है, यानी कि इसका जिक्र संविधान में नहीं मिलता है, और इसको संसद के द्वारा कानून बना के इसको लागू किया गया है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो ये जो आपका ये जो है ना पूर्वोत्तर, यानी कि पूर्वी जो बोलते हैं, तो पूर्वी इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हाँ ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बोलते ही हैं। साथ ही साथ जो आपका पूर्वोत्तर परिषद है वो भी हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आई होप ये वाला जो लाइन है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है वो हम लोग वित्तीय संबंध यानी कि भाग 12 की तरफ दिखते हैं। भाग 12 क्या है क्या नहीं है सो, ठीक है। तो भाग 12 भी हम लोग थोड़ा सा देख ही लेते हैं यहाँ पे, तो फिर इससे आपको जो है वो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा भाग 12 क्या कह रहा है क्या नहीं सो, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा सा बचा ही हुआ है। तो अब हम लोग भाग 12 की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपका प्रशासनिक संबंध पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो है वो आपका जो है विधायी संबंध ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा जो है वो आपका वित्तीय संबंध की ओर चलते हैं, और वित्तीय संबंध ज़्यादा नहीं है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक ना, वित्तीय संबंध के बारे में। तो वित्तीय संबंध आपका ज़्यादा नहीं है, क्या है क्या नहीं है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, वित्तीय संबंध के बारे में। तो वित्तीय संबंध कोशिश करेंगे कि आधा घंटा में ये कंप्लीट हो जाए, तुरंत इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो बताया जा रहा है केंद्र और राज्यों के मध्य में वित्तीय संबंध, और ये जो है वो आपका भाग 12 में है, और आर्टिकल 264 से लेकर या आर्टिकल 300A यानी कि आर्टिकल 300 का तक है। इसका जो आधार है वो आपका आर्टिकल 280 में जो आपका वित्त आयोग है इसी के तहत है। और वित्त आयोग जो है वो आपका सेंटर और स्टेट के बीच में वित्तीय बंटवारा करता है, यानी कि टैक्सेशन का बंटवारा करता है। तो इसका जो आधार है केंद्र और राज्य के बीच में जो आपका वित्त आयोग के आधार पे ही वित्तीय बंटवारा किया जाता है टैक्सेशन का, ठीक है। इसमें हम लोगों को कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ना है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों को आर्टिकल नंबर 266 पढ़ना है, जिसमें आपका संचित निधि और लोक लेखा निधि के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें हम लोगों को आर्टिकल 267 पढ़ना है, जिसमें आपका आकस्मिक निधि का चर्चा किया गया है। वहीं आर्टिकल 268 पढ़ना है कि वैसा कर जो लगाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट है बट उसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जाता है, जैसे कि आपका एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी जो है आपका मेडिसिन के ऊपर लगता है, कॉस्मेटिक आइटम्स के ऊपर लगता है, तो ये सभी याद रखना है। तो आर्टिकल 266, 267 और आर्टिकल 268 ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको आर्टिकल 259 भी याद रखना है। आर्टिकल 259 क्या कहता है, तो देखिए बोला जाता है कि वैसा कर जो लगाता और वसूलता दोनों केंद्र सरकार ही है। देखिए अगर टैक्स लगा रहा है केंद्र सरकार लेकिन उसको वसूल रहा है स्टेट गवर्नमेंट, उसको बोलेंगे आर्टिकल 68 के तहत रख देते हैं, शामिल करते हैं। जैसे कि आपका एक्साइज ड्यूटी ये आपका कॉस्मेटिक आइटम्स पे लगता है और मेडिसिन के आइटम्स पे लगता है। वहीं वैसा कर जो लगाता भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है और वसूलता भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है ना ये, बट 100% टैक्स राज्यों को भी दे दिया जाता है। देखिए वैसा कर जो लगाता भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और वसूलता भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन उसका 100% जो है टैक्स वो राज्यों को ही दे दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए समाचार पत्रों पर बिक्री, एडवर्टीजमेंट टैक्स, अंतर्राज्यीय व्यापार कर और जीएसटी कर, ये पूरा पैसा दे दिया जा रहा है राज्यों को ही, यानी कि केंद्र ये रख नहीं रहा है, ये राज्यों में ही बांट दे रहा है। जैसे कि अगर पूरे देश में जीएसटी से 100 रुपये आया तो 100 रुपये को 28 को राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया केंद्र, सिंपल। फिर आर्टिकल ये आपका 269 था। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 270 पढ़िए। यहाँ बोला जाता है कि वैसा कर जो लगाता और वसूलता दोनों केंद्र सरकार है, बट वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मीन्स राज्यों को इसमें हिस्सेदारी देता है। तो देखिए जो लगाता है केंद्र और जो वसूलता भी है केंद्र सरकार, और वो वित्त आयोग की अनुशंसा पर वो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है,
यानी कि इसमें राज्यों की हिस्सेदारी होती है, ये भी आपका आर्टिकल 270। इसमें आपका एग्जांपल है इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी अलग है, वो 268 में आएगा, कस्टम ड्यूटी 270 में आएगा। आगे देख लीजिए, टोटल टैक्स का 42% राज्यों को हिस्सेदारी मिलता है, बाकी 48% जो है वो केंद्र रख लेता है। अगर मान लीजिए इनकम टैक्स से, कॉरपोरेट टैक्स से, जीएसटी से, और फिर आपका कस्टम ड्यूटी से आपका जो है वो 100 रुपया आया पूरे केंद्र के पास, ये लगा भी रहा है और वसूल भी रहा है, दोनों केंद्र सरकार। तो टोटल पैसा आया 16 रुपया, टोटल पैसा आया 100 रुपया। तो 100 रुपया में 48 रुपया जो है वो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी, और जो 42 रुपया बच रहा है वो सभी राज्यों में इसको बांट देगी। क्लियर? सिंपल यहाँ तक क्लियर है ना? अब देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, तो देख लीजिए आर्टिकल 268, आर्टिकल 269, आर्टिकल 269A, आर्टिकल 271, इसके अतिरिक्त जो भी टैक्स है वो सभी 270 के आधार पर हिस्सेदारी देगा। ठीक है, फिर देख लीजिए 271, 270 हम लोग पढ़े, उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे 271। 271 में बोला जा रहा है कि इसमें केंद्र सरकार के द्वारा लगाया भी जाता है, वसूला भी जाता है, और प्रयोग भी केवल केंद्र सरकार करेगा, इसमें राज्यों को कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो 271 में टैक्स गवर्नमेंट लगाएगा, स्टेट ये सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलेगा भी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और पैसा रख भी लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें है क्या, देख लीजिए, पहले इसमें निगम कर और सीमा शुल्क इसी में था, बट बाद में जब 80वां नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 1999 में, तो इसको यहाँ से निकाल कर आर्टिकल 270 में रख दिया गया था। तो पहले जो आपका निगम कर, यानी कि जो आपका आयकर इनकम टैक्स है, निगम कर जो है आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, और जो आपका सीमा शुल्क है उसको हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ये पहले जो था वो आर्टिकल 271 में था, लेकिन 80 नंबर का संविधान संशोधन के तहत इसको 271 से निकाल के आर्टिकल 270 में रख दिया गया है। इस वाले लाइन को आप याद रखिएगा। तो आर्टिकल 71 में आपका जो है वो हम लोग जानते हैं कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, वसूला जाता है, और उसका प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है ना? ठीक है, अब देख लीजिए आर्टिकल 275 क्या कहता है। सो इसमें केंद्र जो है वो राज्यों को अनुदान देता है। तो हम लोग पढ़े भी थे कि आर्टिकल 275 में केंद्र जो है वो राज्यों को अनुदान देता है, और इस अनुदान के माध्यम से केंद्र जो है वो राज्यों के ऊपर अलग अलग जो है शर्त थोपता है, और उस शर्तों के माध्यम से वो उसके ऊपर जो है वो दिशा निर्देश देते रहता है। वहीं आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A की बात करें तो ये आपका जीएसटी काउंसिल का प्रावधान करता है, यानी कि आपका जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद का प्रावधान करता है। अब वहीं आर्टिकल 280 जो है वो आपका वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो वित्त आयोग का जो गठन है वो आपका आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। ठीक है, तो इस लाइन को भी आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। तो वित्त आयोग का गठन आर्टिकल नंबर 280 के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? ये आपका जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बातें थी वो बता दिया गया है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य में वित्तीय संबंध क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, और इंट्रोडक्शन में क्या क्या बात बोला जाएगा वो देख लीजिए। सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300A तक केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है, और भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का जो है बंटवारा वो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उसी के आधार पर किया जा रहा है। और इसमें संघ सरकार संघ सूची में शामिल विषयों पर और राज्य सरकार राज्य सूची में शामिल विषयों पर जो है वो कर लगा सकती है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, तो संघ सूची का जो भी विषय है इसी के ऊपर वो टैक्स लगाएगा। इसके अलावा जानते हैं राज्य का सरकार जो है वो भी टैक्स लगाता है, तो राज्य सूची का जो भी विषय है इसके ऊपर जो है वो राज्य सरकार टैक्स लगाता है। आगे देख लीजिए, करों की कोई समवर्ती सूची नहीं है तथा अवशिष्ट शक्तियाँ भी जो है वो संघ सरकार को ही प्राप्त है। तो बोला जा रहा है कि जैसे हम लोग संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची देखे थे अलग अलग तरीके से, उसी तरह आपका
टैक्स लगाने के लिए भी जो है वो संघ सूची के विषय के ऊपर टैक्स जो है वो आपका सेंटर लगाएगा, और राज्य सूची के ऊपर जो है टैक्स वो आपका स्टेट लगाएगा, और जो है वो आपका इसमें किसी भी तरह का समवर्ती सूची नहीं है टैक्स के लिए, और जो भी आपका अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो आपका संघ को ही प्राप्त है, तो उसके ऊपर भी टैक्स वही लगाता है। समवर्ती यहाँ बेसिकली है ही नहीं। आगे देख लीजिए, राज्य सरकारें अपने द्वारा लगाए गए करों को स्वयं एकत्रित करती है। तो सिंपल याद रखिए, अगर राज्य सरकार कोई टैक्स लगा रहा है तो उसको कलेक्ट भी राज्य सरकार करती है, तथा उसका विनियोग करती है, यानी कि उसका उपयोग भी जो है वो आपका क्या करती है, कौन करती है, राज्य सरकार करती है। किंतु संघ सरकार अपने द्वारा लगाए गए सभी करों में से कुछ करों को ही प्राप्त करती है तथा शेष राज्यों को ही सौंप देती है। सिंपल सी बात है कि समझिए इसको, बड़ा भाई और छोटा भाई में, अगर छोटा भाई अगर पैसा कमा रहा है तो वो छोटा भाई सारा पैसा कमाने के बाद वो खुद रख लेगा, वो घर खर्च भी नहीं देगा, किसी को देगा भी नहीं। लेकिन अगर बड़ा भाई पैसा कमा रहा है तो वो खुद भी देखेगा और साथ ही साथ घर वालों को भी देखेगा, छोटा भाई को भी देखेगा। तो सिंपल से यही बात है कि राज्य सरकार जो है अपने द्वारा लगाए गए टैक्स, अपने द्वारा लगाए गए करों को स्वयं एकत्रित करती है, उसको खुद कलेक्ट करेगी और उसका उपयोग भी वही करती है। लेकिन संघ सरकार अगर कोई टैक्स लगा रहा है तो उसको टैक्स से जो भी पैसा आ रहा है तो उसको वो राज्यों में, शेष राज्यों में उसको बांट देता है, कुछ को रखता है और बाकी बात जो बच रहा है उसको राज्यों में बांट देता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक का कहानी। ठीक है, इसमें हम लोगों को आर्टिकल कौन कौन सा पढ़ना है वो आपको बता दिया गया था पीछे में। एक तो है आपका आर्टिकल नंबर 266 संचित निधि, आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि, आर्टिकल 268 एक्साइज ड्यूटी वाला, आर्टिकल 269 आपका जो है वो हम लोग पढ़े थे, फिर आर्टिकल 270, फिर आपका आर्टिकल 271, 275, आर्टिकल 279A, फिर आर्टिकल आपका 280, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ बताया जा रहा है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का आवंटन। तो संविधान के द्वारा भी केंद्र और राज्यों के बीच में क्या किया गया है, शक्तियों का जो है वो आपका आवंटन, यानी कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है। क्या क्या है देख लीजिए। तो बोला गया है कि पहला पॉइंट कि संसद के द्वारा संघ सूची से संबंधित विषयों पर कर निर्धारण करने का अधिकार है, यानी कि जो संसद है वो केवल संघ सूची में जो भी विषय है इसके ऊपर टैक्स लगा सकता है। राज्य विधानमंडल जो है वो राज्य सूची से संबंधित कर निर्धारण करने का अधिकार, यानी कि राज्य का जो विधानमंडल है वो राज्य सूची पर ही टैक्स लगा सकता है। इसके अलावा देख लीजिए थर्ड नंबर पॉइंट कि 80 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 1999 में, तो 80वां संविधान संशोधन 1999 में तथा 80 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था आपका 1999 में उसके तहत, और 88 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। तो 80 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1999 में और 88 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2003 में। इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व बंटवारे के प्रावधान पर व्यापक परिवर्तन किया गया था, और इसी के तहत आर्टिकल 268D को जोड़ा गया था, जिसके द्वारा सेवा कर का प्रावधान किया गया था। सेवा कर यानी कि एक तरह से सर्विस टैक्स, इसका जो है वो प्रावधान किया गया था। तो 80 नंबर का संविधान संशोधन 1999 और 88 नंबर का संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा जो सेंटर है और स्टेट के बीच में जो आपका राजस्व बंटवारा हो रहा है, रिवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसके प्रावधान में व्यापक परिवर्तन किया गया, बहुत बड़े स्तर पे चेंजिंग किया गया। और चेंजिंग करने के बाद आपका अनुच्छेद 268D को जोड़ा गया, और जिसके तहत जो है वो आपका सेवा कर का यहाँ पे प्रावधान किया गया था। किसका, तो आपका सेवा कर का प्रावधान किया गया था। आई होप ये वाला लाइन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चौथा नंबर पॉइंट देखिए, तो चौथा नंबर पॉइंट बोल रहा है कि अनुच्छेद 266 में संचित निधि का यानी कि कंसोलिडेटेड फंड का जिक्र किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का जो है वो आपका जो है प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य वित्तीय मामलों की देखरेख करते हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय मामलों का देखरेख करने के लिए संचित निधि 266 और आकस्मिक निधि 267, इसका हम लोग यहाँ पे प्रावधान किया गया था। उसके बाद देख लीजिए फिफ्थ नंबर पॉइंट, तो बताया गया है कि आर्टिकल 274 जो है, तो आर्टिकल नंबर 274 में प्रावधान किया गया है कि ऐसे विधि
जो कराधान यानी कि टैक्सेशन पर प्रभाव डालने वाले हो वे राज्य के हित से जुड़े हो, तो ऐसे विधेयकों को पेश करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यहाँ पे लेनी आवश्यक है। क्या क्या बोले गए हैं वो देख लीजिए। क्या बोला गया है वो समझिए। यहाँ पे बहुत ही एकदम पेचीदा मामला है और इसको थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। वो पेचीदा मामला क्या है, तो बोला गया है ना कि अनुच्छेद 274 में यह बात बोला गया है कि अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे विधि या फिर ऐसे कानून जो कराधान पर प्रभाव डालते हैं यानी कि टैक्सेशन पर प्रभाव डालते हैं, हम ऐसे कानून बना दिए हैं जिससे टैक्स के ऊपर किसी ना किसी तरह का इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे विधि जो टैक्सेशन पे कराधान पर प्रभाव डालते हो और वो राज्य हित से जुड़े हो यानी कि वो संबंधित राज्य के हित से जुड़े हो, तो ऐसे विधेयकों को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। यानी कि हम ऐसा कोई कानून बनाने वाले हैं जिससे टैक्सेशन पे किसी भी तरह का जो है प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना, और जिससे राज्य हित वो जुड़ा हो, तो ऐसे विधेयक को पेश करने से पहले आपको राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। यानी कि आप अगर टैक्सेशन में बदलाव करने वाले हैं सेंटर का भी टैक्सेशन में, तो आपको इसके लिए परमिशन तो लेना पड़ेगा ना राष्ट्रपति से। जब आप परमिशन लीजिएगा, राष्ट्रपति जी अनुमति देंगे, तभी आप उस विधेयक को पेश कर सकते हैं। सिंपल सी बात, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका कराधान है यानी कि जो टैक्सेशन है, ये आपका दो तरह का होता है। एक है आपका डायरेक्ट टैक्स या फिर इसको बोला जाता है टैक्सेशन, और एक है आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात करें तो यह आपका इनकम टैक्स, ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। और वहीं अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये है आपका जीएसटी। तो जीएसटी जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, जबकि इनकम टैक्स की बात करें तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। तो जो है आपका कराधान यानी टैक्सेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स और जीएसटी इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हमेशा जो है वो आप इकोनॉमी वाला पार्ट को यहाँ पे इसको वित्तीय संबंध में ऐड कीजिएगा। एक पॉइंट और भी याद कर लीजिए आप कि शराब पे बिक्री कर लगता है, देन प्रत्येक स्टेट में ये दाम अलग अलग होंगे। तो शराब पे जो है वो आपका बिक्री कर यानी कि सेल टैक्स लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि शराब जो है वो अलग अलग राज्यों में इसका जो प्राइस है वो अलग अलग देखने को मिलता है। दो चीज़ याद कर लीजिएगा, शराब हो गया, फिर आपका जो है ये क्या बोलते हैं इसको, पेट्रोलियम हो गया, इसके ऊपर जो है वो टैक्स अलग अलग लगता है ना। नहीं ये नहीं है, गलत बोल रहे हैं हम। तो सिंपल याद रखिए ना कि जो शराब है ना, शराब पे बिक्री कर लगता है, इस कारण से अलग अलग राज्यों में शराब का जो दाम है इसके ऊपर हम लोगों को अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग थोड़ा सा जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जीएसटी को पढ़ने से पहले इसका हल्का सा पॉइंट हम लोग पीछे देख लेते हैं कि जो आपका है विधायी संबंध के बारे में देख लेते हैं। और आपको जो है वो विधायी संबंध में ही आप यहाँ पे जीएसटी को बता सकते हैं, यहाँ पे वित्त आयोग के बारे में बता सकते हैं, फिर ठीक है वित्त आयोग के बारे में भी आप बता सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। अब थोड़ा सा हम लोग जो है वो वित्तीय संबंध के बारे में पढ़ते हैं। क्या है वित्तीय संबंध, तो देख लीजिए, वित्तीय संबंध यानी कि फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट और सेंटर, ये आपका भाग 12 में है और ये आर्टिकल नंबर 264 से लेकर बेसिकली 301 तक है। लेकिन वित्तीय संबंध की बात कीजिएगा तो देखिए, हम लोग बात करते हैं ना, जब आर्टिकल 12 की बात करते हैं तो ये आपका आर्टिकल 264 से स्टार्ट होता है और ये आपका 301 तक जाता है। और इसमें आपका 4 गो पार्ट है। कौन कौन है वो देख लीजिए। इसमें जो है वो आपका 4 गो पार्ट है। वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं हैं और आपका वाद है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और आपका वाद, ये 4 गो पोर्शन है। तो जिसमें से अगर वित्तीय संबंध की बात कीजिएगा तो ये आपका आर्टिकल 264 से 293 तक ही है बस। इसके अलावा 294 से लेकर 301 तक जो है वो आपका वित्त के अलावा संपत्ति है, संविदाएं हैं और आपका वाद है। ठीक है, आगे देख लीजिए, बताया जा रहा है कि क्या क्या पॉइंट बताया जा रहा है वो देख लीजिए। केंद्र राज्य के मध्य में वित्तीय संबंधों को वित्त आयोग अनुच्छेद 280, आकस्मिक निधि 267 और संचित निधि
267 तथा करों के आरोपण के माध्यम से समझा जा सकता है। तो केंद्र और राज्य के बीच में अगर आपको वित्तीय संबंध को पढ़ना है या समझना है तो इसके लिए आपको जो है वो आपका आकस्मिक निधि, संचित निधि और करारोपण, इस सभी चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर हम लोग बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार जो है वो 20 प्रकार का टैक्स लगाता है, और ये जो राज्य सरकार है वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत ही टैक्स लगाता है। एग्जाम्पल देख ले तो आपका कृषि आय कर, कृषि के उत्तराधिकार पर कर, शराब पर कर, और आपका भूमि और भवनों पर जो कर है ये आपके मेन है। इस तरह से राज्य सरकार जो है वो आपका 20 तरह का टैक्स लगा सकता है राज्य सूची के विषयों के ऊपर ही। अगर हम लोग संघ सरकार की बात करें तो संघ सरकार जो है वो संघ सूची के विषयों पे कानून बना सकता है, और इसका जो है कानून बनाने का जो इसके ऊपर जो है टैक्स लगा सकता है, और टैक्स लगाने का जो विषय है वो आपका 14 गो है। तो संघ सरकार 14 विषयों पर टैक्स लगा सकती है, जबकि राज्य सरकार 20 विषयों पर टैक्स लगा सकती है। संघ सरकार का जो है वो टैक्स लगाने का कौन कौन सा विषय है वो देख लीजिए, 3-4 ठो। एक है निगम कर, एक है आय कर, एक है सीमा शुल्क, और एक है आपका संपदा शुल्क। तो सीमा शुल्क, संपदा शुल्क, निगम कर, आय कर, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है, तो इस वाले लाइन को अभी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। फिर जो है वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि केंद्र राज्य जो संबंध है, केंद्र राज्य संबंधों को सॉल्व करने के लिए बहुत केंद्र और राज्यों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा आपका समितियों का गठन किया गया है। उस समितियों के बारे में भी हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक ना। तो उन समितियों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो आपका जीएसटी के बारे में यहाँ पे हम लोगों को हल्का सा पढ़ना पड़ेगा कि जीएसटी क्या है सो, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जो है वो आपका वित्तीय संबंध को भी पढ़ चुके हैं, पीटी कम मीन्स दोनों के दृष्टिकोण से। तो अब हम लोगों को वित्तीय संबंध के बाद हम लोग को थोड़ा सा इसी में वित्तीय संबंध में ही जो है वो आपको वित्त आयोग के बारे में भी पढ़ना चाहिए, और इसी में जो है वो आपका जीएसटी के बारे में भी पढ़ना चाहिए, ठीक ना। तो अगर हम लोग बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी का हम लोग चर्चा यहीं पे थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। सो जीएसटी के बारे में भी सारा बात यहीं पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट ज़रा ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा है। वित्त आयोग के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग केवल देखिए, विधायी संबंध में हम लोग वित्त आयोग का भी जिक्र करेंगे, और विधायी संबंध में हम लोग जो है वो आपका जीएसटी के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले ही बताया जा रहा है कि जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट सर नहीं पढ़ाए थे, केवल इसका जो है वो आपका संवैधानिक प्रावधान ही बताए थे। तो इसका जो है इकोनॉमी वाला पार्ट से इसको कनेक्ट करना है। तो जब हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास पढ़ेंगे ना, तो इकोनॉमिक्स के क्लास में हम लोग जीएसटी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो वहाँ से जीएसटी वाले जो टॉपिक है, पॉइंट है, उसको यहाँ पे कवर कीजिएगा, ठीक है ना। तो जीएसटी वाले जो पॉइंट को हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे और पॉलिटी में भी पढ़ेंगे। और केंद्र राज्य के बीच में जो आपका जो है वो वित्तीय संबंध, ये हम लोगों को इकोनॉमिक्स का जो ग्रुप ए है इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी हम लोगों को यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों जगह पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जीएसटी के बारे में अगर हम लोग देखें तो जीएसटी के बारे में बताया जा रहा है कि आपका भारतीय संविधान में 101 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2016 में, और इसी के द्वारा पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू किया गया था। तो जीएसटी जो है वो आपका 101 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2016 में, इसके माध्यम से ये आया था, पूरे देश में लागू हुआ था। फिर बताया जाता है कि वस्तु एवं सेवा कर को सुगमता से प्रसारित करने के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग के संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना किया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका 101 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, इसके बाद आपका जीएसटी लागू कर दिया गया था, और जीएसटी को सुगमता से जो है वो प्रसारित करने के लिए और केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय और सहयोग को बढ़ाने के लिए एक संशोधन के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर परिषद का जो है वो स्थापना किया गया था। और इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 279A। तो 279A जोड़ा गया था, और हम लोग जानते हैं कि ये जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना करने का शक्ति देता है। तो जीएसटी परिषद जो है वो आपका आर्टिकल 279A में जिक्र किया गया है, और ये जीएसटी परिषद का गठन जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इसको संविधान में जोड़ा गया है, यानी कि ये आपका संवैधानिक प्रावधान हो गया,
ठीक है। तो ये आपका संवैधानिक संस्था हो गया जीएसटी परिषद, क्योंकि इसको संविधान में बाकायदा संशोधन करके जोड़ा गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि आर्टिकल 264A में केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि वह जीएसटी के संबंध में कानून बनाए, और इस अनुच्छेद के द्वारा ही CGST यानी कि आपका सेंट्रल जीएसटी एवं जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को दिया गया है, जबकि इस जीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी के संबंध में राज्यों को अधिकार दिया गया है। सिंपल सी बात समझिए क्या बोला गया है। सो एक है आपका आर्टिकल 279A पढ़ना है, और साथ ही साथ आर्टिकल 264A भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो आर्टिकल 264A क्या बोलता है वो देख लीजिए। आर्टिकल 264A में केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया, किसको अधिकार मिला है? सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है कि वो जीएसटी के संबंध में कानून बनाए। तो जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, किस आर्टिकल के माध्यम से? तो आर्टिकल 264A के माध्यम से। और इसी अनुच्छेद में यानी कि 264A के माध्यम से सेंट्रल जीएसटी और आपका स्टेट जीएसटी इन दोनों का प्रावधान किया गया है। तो सेंट्रल जीएसटी के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, और जो आपका स्टेट जीएसटी है इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है आपका राज्यों को दिया गया है। तो आर्टिकल 264 क्लॉज ए के तहत केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो जीएसटी के संबंध में कानून बनाए, और इसी के आधार पे सेंट्रल जीएसटी और आपका स्टेट जीएसटी का गठन किया गया है। तो सेंट्रल जीएसटी के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, जबकि स्टेट जीएसटी के ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो आपका राज्य सरकार को दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो एक आर्टिकल 264 क्लॉज ए पढ़ना है। उसके बाद एक और आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 269 क्लॉज ए। तो आर्टिकल 269 क्लॉज ए इसको भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और इसमें बोला गया है कि इसमें प्रावधान किया गया है कि अंतर्राज्यीय व्यापार के मामले में कर की वसूली केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, और जिसे बाद में राज्यों में जो है वो बांट दिया जाएगा। यानी कि जब भी अंतर्राज्यीय व्यापार होगा, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर व्यापार होता है तो ऐसे में कर की वसूली की जाएगी, और वो कर जो है वो आपका टैक्स जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वसूली किया जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। तो आर्टिकल 269A में बोला गया है कि इसमें प्रावधान किया गया है कि अंतर्राज्यीय व्यापार के मामले में कर की जो वसूली है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, और जिसे बाद में राज्यों में बांट दिया जाएगा। सभी राज्यों में क्या कर दिया जाएगा? इसको बांट दिया जाएगा। क्लियर? यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। इसके अलावा देखिए तो एक और आर्टिकल देखना है, वो है आर्टिकल 279 क्लॉज ए, और इसमें जो है वो जीएसटी परिषद के बारे में जो है वो प्रावधान किया गया है। और ये जो जीएसटी परिषद है इसका गठन जो है वो आपका राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जा सकता है। ये था आपका संवैधानिक प्रावधान जीएसटी के बारे में। तो संवैधानिक प्रावधान तो हो गया है। अब इसका जो आर्थिक प्रावधान है यानी कि इकोनॉमी वाला जो पार्ट है ये हम लोगों को इकोनॉमिक्स की क्लास में देखने को मिलेगा। तो वहाँ से इसको कंप्लीट जो है वो इसको कनेक्ट कीजिएगा जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी जब भी आपके दिमाग में आएगा जीएसटी, जब भी आप ये वर्ड सुनिएगा जीएसटी वर्ड, तो इसमें आपको 3 गो आर्टिकल याद रखना है। एक है आर्टिकल नंबर 264 क्लॉज ए, ठीक है, और एक है आपका आर्टिकल 269 क्लॉज ए, और एक है आपका आर्टिकल 279 क्लॉज ए। इन तीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 264 क्लॉज ए, 269 क्लॉज ए और 279 क्लॉज ए। फिर हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल जीएसटी क्या होता है, स्टेट जीएसटी क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। इसके बाद जीएसटी के बारे में और कुछ बातें सुन लीजिए थोड़ा सा। कि हम लोग जानते हैं कि 15 सितंबर 2016 को जारी राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। तो 15 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का गठन किया गया था, और इसका जो जानकारी है वो आपका राष्ट्रपति जी दिए थे। परिषद का सचिवालय दिल्ली में स्थित है। तो जीएसटी परिषद का सचिवालय जो है वो आपका दिल्ली में स्थित है, और केंद्रीय राजस्व सचिव जो है वो परिषद का पदेन सचिव होता है। तो केंद्र जो सेंट्रल का जो आपका राजस्व सचिव होता है यानी कि रिवेन्यू जो आपका सेक्रेटरी होता है, वही जीएसटी परिषद का भी पदेन सचिव होता है। क्लियर? आगे देख लीजिए, इसमें बताया जा रहा है क्या क्या बात, वो सुन लीजिए हल्का सा। कि परिषद
केंद्र एवं राज्यों का एक संयुक्त फोरम है, यानी कि ये जो जीएसटी परिषद है वो केंद्र का और राज्यों का दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं। अगर जीएसटी परिषद की बात करें तो इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री, यानी कि राजस्व और जो वित्त के प्रभारी जो आपके राज्य मंत्री हैं केंद्र में वो भी इसके सदस्य होंगे, और आपका जो वित्त मंत्री है वो इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा प्रत्येक राज्य के वित्त अथवा करारोपण के अथवा राज्य सरकार के द्वारा नामित कोई अन्य विभाग के मंत्री ये इसके सदस्य होंगे। तो इसमें सदस्य केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। इसके अलावा केंद्र में जो राजस्व और वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री है ये इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा प्रत्येक अलग अलग सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री है या फिर जो करारोपण अथवा राज्य सरकार के द्वारा कोई भी नामित अन्य विभाग के जो मंत्री हैं वो इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा देख लीजिए, परिषद के राज्यों से नामित सदस्य आपस में किसी एक को परिषद का उपाध्यक्ष चुन लेंगे। तो परिषद में जितने भी सदस्य हैं वो अध्यक्ष तो आपका वित्त मंत्री ही रहती है या रहते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष आपस में लोग चयन कर लेते हैं। अगर देखें तो हम लोग इसी में जो है वो आपका प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को भी परिषद की हर बैठक में अस्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो आप प्रत्यक्ष कर और जो आपका सीमा शुल्क बोर्ड है, तो आप प्रत्यक्ष कर और जो आपका सीमा शुल्क इसका जो बोर्ड है, इस बोर्ड के जो अध्यक्ष है उसको भी जीएसटी परिषद की हर बैठक में आमंत्रित किया जाता है और उनका निर्णय लिया जाता है, लेकिन उनको मतदान करने का अधिकार नहीं होता, केवल वो आकर बैठते हैं। कौन? तो आप प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा देख लीजिए, तो परिषद का प्रत्येक जो निर्णय है वो बैठक में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 3/4 बहुमत से, यानी कि 3/4 बहुमत से लिया जाता है। और निर्णय जो है वो निम्न सिद्धांतों के अनुसार लिए जाते हैं। पहला सिद्धांत, केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में लिए गए कुल मतों के 1/3 के बराबर होना चाहिए। दूसरा, समस्त राज्य सरकारों के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के 2/3 के बराबर होना चाहिए। ये सब जरूरी नहीं है। आगे देख लीजिए, परिषद के किसी कार्यवाही को निम्नलिखित आधारों पर अमान्य किया जा सकता है, जैसे कि परिषद के संविधान में कोई रिक्त अथवा दोष रहने पर, अथवा परिषद की कोई प्रक्रियागत अनियमितता जिससे मामले की योग्यता प्रभावित ना हो, ये सब हटाइए, ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा देख लीजिए, अनुच्छेद 279A में आपका जीएसटी काउंसिल का जो है वो गठन किया गया है, हम लोग जानते हैं। और ये भी बताया गया है कि आपका अनुच्छेद 279A का क्लॉज 4 भी है, जिसके अनुसार जीएसटी परिषद का एक कार्य केंद्र और राज्यों को महत्वपूर्ण मामलों पर सिफारिश करना है, जैसे कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के कर, उपकर और अभिभार को जीएसटी में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ये। इसके अलावा उत्पाद और सेवाएं या तो जीएसटी योग्य है या फिर जीएसटी युक्त नहीं है, इसकी जानकारी लेना है, इसका डिसाइड करना है। न्यूनतम टर्नओवर राशि जिसके नीचे वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी के छूट के अधीन है, किसके ऊपर जीएसटी लगेगा, किसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ये सभी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा या फिर आपदा के दौरान अधिक धन जुटाने के लिए पूर्व निर्धारित समय अवधि के लिए एक विशेष दर, ये कितना जीएसटी लेना है, इतना समय में इतना पैसा हम लोगों को जुटाना है, ये सभी। इसके अलावा कीमतों में जीएसटी बैंड और न्यूनतम कीमतें शामिल, यानी कितना % किसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ये सभी जो है वो डिसीजन लिया जाता है। इसके अलावा देख लीजिए, परिषद 5 साल की अवधि के लिए जीएसटी लागू होने के कारण राज्यों को हुई क्षतिपूर्ति के लिए अनुशंसा करता है, और इसी अनुशंसा के आधार पर संसद जो है वो क्षतिपूर्ति का भी निर्धारण करता है। तो ये सभी थोड़ा बहुत प्रावधान था जीएसटी के बारे में, तो ज़्यादा इसमें उलझना नहीं है। तो जीएसटी का जो है वो आपका संवैधानिक प्रावधान जो है वो तीनों बता दिया गया है। आर्टिकल 264 क्लॉज ए, आर्टिकल 269 क्लॉज ए, आर्टिकल 279 क्लॉज ए, ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है वो हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमी वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जब इकोनॉमिक्स का क्लास करेंगे तो वहाँ से इसको कनेक्ट कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद जो है वो हम लोग कल की क्लास में वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका आर्टिकल 280 है। और फिर वित्त आयोग पढ़ने के बाद वित्त आयोग का कर्तव्य देखेंगे। उसके बाद हम लोग केंद्र राज्यों के बीच में बहुत सारा विवाद उत्पन्न होता है, समस्या भी उत्पन्न होता है, उन सभी समस्याओं के बारे में भी देखेंगे, 10-12 ठो है। उसके बाद केंद्र राज्य के संबंध जो है, जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है और इसके बीच में जो विवाद है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में विवादों का समाधान के लिए गठित किया गया है बहुत सारा आयोग, जैसे कि प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग,
पुंछी आयोग, राजमन्नार समिति, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और भी जो 2-4 वो पॉइंट है उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो उसके बाद जो है वो आपका वित्त आयोग वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और आपका जो है वो केंद्र राज्य संबंधों के बीच में विवादों को सुलझाने के लिए जो अलग अलग आयोग का गठन किया गया वो भी समझ में आ जाएगा। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।